EE2007 पावर सिस्टम सेकंड। टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ वेरियस पावर प्लांट। ठीक है, तो जैसे कि टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ वेरियस पावर प्लांट, तो जितने भी हम प्लांट्स पढ़ते हैं इस पावर सिस्टम के अंदर उनका कंपैरिजन करते हैं कि किसकी कितनी एफिशिएंसी है, किसकी कितनी कैपेसिटी है, कितने वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकता है, किस टाइप के वो पावर कंपोनेंट को यूज़ करके वो फंक्शन डेवलप करता है। ठीक है, तो इस मॉडर्न सोसाइटी के अंदर ये किस टाइप का पावर सिस्टम यूज़ करते हैं, कौन सा कितना रिलायबल है, ये डिसाइड करना मुश्किल है। ठीक है, तो एनर्जी फॉर ऑल एक्टिविटीज़ जो है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल थर्मल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एक्सेट्रा। मगर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम कंसिडर करते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमको जनरेट करना होता है, ट्रांसमिट करनी होती है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, कन्वर्ट करनी होती है इलेक्ट्रिकल पावर को और यूटिलाइज़ करना होता है, जिससे हम एफिशिएंटली और इकोनॉमिकली करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो जनरेशन एक्सपेक्ट्स ऐसा है जिसके द्वारा हम पावर को जनरेट करने हैं, वो एक तरीके से चेन की तरह है जिसको हम ना पावर को जनरेट करने के लिए काम में लेते हैं, जिसे हमने पावर प्लांट बोला है। ठीक है, तो एक सेट ऑफ इक्विपमेंट्स जो होता है, सेट ऑफ इक्विपमेंट्स जो है जिसका प्रयोग करके हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं एक लार्ज स्केल और क्वांटिटी के लिए, फॉर एग्जांपल मेगावाट तक के लिए, जिसे हमने जनरेटिंग स्टेशन कहा है। ठीक है, तो पावर प्लांट जो है कन्वर्ट from one energy to another energy which is called electrical energy with the help of nuclear, thermal, hydro, solar etc. ठीक है, तो on the basis of other form of energy conversion, power plant are broadly classified as thermal power station, hydro power plant, nuclear और देर आर अदर प्लांट टू मच। ठीक है, तो ये जो है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के प्लांट है। अब जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हो सकते हैं सोलर पावर प्लांट, विंड पावर, टाइडल और जियोथर्मल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट। ठीक है, ये नॉन कन्वेंशनल होगा, ये कन्वेंशनल मेथड्स के द्वारा हो सकता है। मगर जो प्रेजेंट सिनेरियो जो है, स्मॉल पार्ट ऑफ ग्लोबल स्कीम इज टर्म ऑफ कैपेसिटी एंड यूटिलाइजेशन जो है, ईच प्लांट जो है उसकी एक स्पेशल फीचर्स होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होती है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होती है, उनको हम कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे के पैरामीटर्स से। ठीक है, तो ये डायग्राम मैंने बताया है, ये बेसिकली जो कोल जो है, जो थर्मल पावर प्लांट होता है, कोल जो है 44% जो है यूज़ आता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, 40%। ठीक है, और जो 16% है वो हाइड्रो जो है, मतलब वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए काम में ले रहे हैं। फिर बात आती है न्यूक्लियर एनर्जी की, न्यूक्लियर जिसमें हम यूरेनियम का प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। फिर जो भी अदर्स फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जो प्रेजेंट हैं उनको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट करने के लिए 27 या 27.5 तक का प्रयोग करते हैं। फिर अदर जो है वो 5% के प्लांट्स हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इन सब के फीचर्स क्या क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज क्या है, ये हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं थर्मल, जिसके अंदर हम कोल का प्रयोग करते हैं। तो इसको जो प्रिंसिपल ऑपरेशन है वो ये है, मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल है, जिसको हम कोल को बर्न करके स्टीम करके टरबाइन की ब्लेड्स को मूव कराते हैं, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं। इसका लोकेशन ये रहता है कि इसका वहाँ करते हैं जहाँ पे कोल और वाटर की अवेलेबिलिटी सही रहती हो और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इजी रहती हो, और सेंट्रल एरिया के निकट करते हैं, लोड सेंटर के करीब इसको लगाते हैं। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट स्पेस जो होती है वो थोड़ी अधिक होती है। ठीक है, इसमें स्टोरेज टरबाइन, मतलब स्टोरेज कोल को स्टोरेज के लिए टरबाइन, बॉयलर और अदर एक्सिलरी पार्ट्स की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी जो होती है वो थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर प्लांट्स, 32% इसकी थोड़ी कम रहती है। फ्यूल यूज़ जो होता है वो कोयला हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल जो है, कोल
reserves are present और over the world, however coal is non renewable and limited. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में आता है, इसको थोड़ा स्टोर करना मुश्किल हो जाता है. कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है इसकी हाई रहती है. कोल जो है हैवी रहता है, हैज़ टू बी ट्रांसपोर्ट टू द प्लांट, मतलब उसको प्लांट तक पहुंचाने के लिए थोड़ा हैवी रहता है. इनिशियल कॉस्ट जो होती है इसकी लोअर होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से और न्यूक्लियर पावर प्लांट से. इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो थोड़ी इसकी कम रहती है. अब बात करते हैं इसकी रनिंग कॉस्ट, जो कि इसकी ज़्यादा होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर पावर प्लांट से. मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है वो हाई रहती है, क्योंकि इसमें स्किल्ड इंजीनियर्स और स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है. फिर बात करते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की. जो अपन इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो उसकी कॉस्ट कम रहती है. इट इज़ यूजुअली लोकेटेड नियर द लोड सेंटर के करीब इसको लगाते हैं, इस वजह से इसकी कॉस्ट कम रहती है. स्टार्टअप पावर अबाउट 10% ऑफ यूनिटी कैपेसिटी के 10% रहती है. और स्टार्टिंग टाइम जो है इसमें थोड़ा अधिक रहता है, क्योंकि वो कोयला बर्न होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि कोयले को भी क्रश करना, बर्न, ये सारी प्रोसेसिंग इसकी थोड़ा तो टाइम लगता है. स्टैंड बाय लॉसेस जो होते हैं वो मोर होते हैं इस केस में हाइड्रो इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर पावर प्लांट से, क्योंकि बॉयलर फ्लेम हैज़ टू बी केप्ट, बर्निंग करना पड़ता है. और सम अमाउंट ऑफ कोल इज़ यूज कॉन्स्टेंटली इवन व्हेन द टर्बाइन इज़ नॉट ऑपरेशन. ठीक है, फिर बात करते हैं क्लीनलीनेस. जो लेस क्लीन रहता है, स्मोक एंड ऐश प्रॉब्लम रहती है इस केस में. इसमें धुआं भी बहुत आता है, पॉल्यूशन बहुत क्रिएट होता है, और जो ऐश हैंडलिंग की भी इसकी कैपेसिटी काफ़ी रखनी पड़ती है. एनवायरमेंटल कंसिड्रेशन ये रहता है कि एयर पोल्यूशन करता ही है, इसकी वजह से होता ही है, और जो एसिड रेन वगैरह भी होने के चांसेस रहते हैं. ग्रीन हाउस गैसेस आर आल्सो प्रोड्यूस. इस केस में जो ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह है वो भी इसमें प्रोड्यूस होते हैं. इसकी लाइफ जो होती है 30 से 40 साल तक रहती है. ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जैसे कि पता है अपन को, हम पानी की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं और टरबाइन तक पहुंचाते हैं. फिर टरबाइन से जनरेटर कपल रहता है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है. जो लोकेशन जो होती है इसकी वहाँ लगाते हैं जहाँ पे नदी हो, तालाब हो, पानी की जो आवश्यक कलेक्शन हो वो इजी रहे, जिससे हम रिजर्वर अच्छा आसानी से बना सकें अक्रॉस द डैम. और यूजुअली इन हिली एरियाज एट हाई एल्टीट्यूड पे बनाते हैं, जिससे डाइवर्जन जो होता है वाटर को वो इजीली फ्लो करवा सके. ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस जो होती है वो वेरी लार्ज होती है इस केस में. और डैम जो होता है वो यूज होता है, जो सबसे मेजर पार्ट होता है इस प्लांट का. एफिशिएंसी इसकी हाई रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर. 85 to 90% इसकी रहती है. फ्यूल यूज़ जो है वाटर है. अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल जो है इसका वाटर है अनरिलायबल है, तो बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन वेदर कंडीशन. रेनफॉल होगा तब तो अच्छा रहेगा, वरना पानी की शॉर्टेज होने पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज़ वाटर इज़ फ्री रहता है, तो फ्यूल की कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट नहीं होती. इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्लांट इज़ वेरी हाई. कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम जो और रिजर्वर जो है थोड़ा महंगा रहता है बनाना. रनिंग कॉस्ट जो होती है वो इसकी कॉस्ट रहती है, बिकॉज नो फ्यूल इज़ नीडेड. ठीक है, तो पानी फ्री ऑफ कॉस्ट है. मेंटेनेंस कॉस्ट जो है लो रहती है. ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इसकी हाई रहती है. इट इज़ लोकेटेड इन रिमोट एरिया अवे फ्रॉम द लोड सेंटर. स्टार्टअप पावर जो है 0.5% to 1% ऑफ यूनिट कैपेसिटी रहती है. स्टार्टिंग टाइम जो है लो, कैन बी स्टार्टेड इंस्टेंटली. स्टैंड बाय लॉसेस जो है वो कम रहते हैं, नॉन ज़ीरो होता है. क्लीननेस है, एकदम क्लीन है, इसमें कोई तरह का पॉल्यूशन नहीं है, कोई भी हार्मफुल गैसेस रिलीज़ नहीं करता है, कोई भी आयस हैंडलिंग की दिक्कत नहीं रहती है. ठीक है, एनवायरमेंटल कंसिड्रेशन जो है क्या है, इफेक्ट मेराइन लाइफ. ठीक है, पीपल इन द रीजन हैव टू बी रिलोकेटेड. जैसे कि इस ऐसे केस पे बना हुआ है जहाँ पे डैम ऊंचाई पे बना हुआ है, अगर वो टूट जाता है तो वहाँ से पीपल्स को हटाना पड़ता है. इसकी लाइफ होती है 50 to 100 ईयर्स की. न्यूक्लियर पावर प्लांट इसका जैसा कि पता है हमें कि इसका जो प्रिंसिपल ऑपरेशन है, यूरेनियम 235 को हम रिएक्ट करवाते हैं, जिससे जो फ्यूजन और फ्यूजन क्रिएट होता है, जिसको हमने थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन कहा है, उसके प्रिंसिपल पे ये एनर्जी रिलीज़ करता है और हम इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. लोकेशन जो है लोकेटेड अवे फ्रॉम हैवी पॉपुलेटेड एरिया.
रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस जो होती है वो कम होती है कंपेयर टू अदर प्लांट ऑफ सेम कैपेसिटी। एफिशिएंसी जो होती है इसकी वो हाई रहती है थर्मल पावर प्लांट से अबाउट 55%। और जो फ्यूल यूज होता है वो यूरेनियम 235 होता है। अदर रेडियो एक्टिव मेटल्स इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल क्या है, फ्यूल जो हमने प्रयोग में लाया है उसको डिपोजिट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो आसानी से मिल सकता है। यूरेनियम कैन बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सी वाटर, जिसको हम समुद्री पानी से भी मिल सकता है, बट इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो होती है वो इट्स टू कॉस्टली, ये थोड़ा महंगा रहता है क्योंकि थोड़ा सा डैमेजफुल रहता है, हार्मफुल रहता है। हाउएवर इफ द यूरेनियम इज़ यूज्ड देन द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्रीजेस कंसिडरेबली। स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल इज़ यूज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर इसकी जो है वो कम रहती है। इनिशियल क्योंकि यूरेनियम को हम ट्यूब्स के फॉर्म में भर के एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं। इनिशियल कॉस्ट जो होती है इसकी हाई रहती है। न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर मोस्ट स्किल्ड इंजीनियर की आवश्यकता होती है। रनिंग कॉस्ट जो होती है वो कम होती है, ठीक है। जो रनिंग कॉस्ट होती है वो थोड़ी कम ही रहती है। मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है वो थोड़ी हाई हो जाती है। स्किल्ड पर्सनल एंड जो है उसकी नीडेड रहती है। मेंटेनेंस के लिए स्किल पर्सनलाइज इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो होती है वो थोड़ी कम होती है। सच प्लांट कैन बी लोकेटेड नियर द लोड सेंटर, ठीक है। स्टार्टअप पावर जो होती है 7 to 10% ऑफ यूनिट कैपेसिटी होती है। स्टार्टिंग टाइम जो होता है वो कम रहता है थर्मल पावर स्टेशन से, कैन बी स्टार्टेड इजीली। स्टैंड बाई लॉसेज जो होता है वो लेस होती है। क्लीन लेस जो होती है, रेडियोएक्टिव वेस्ट इज प्रोड्यूस लेस क्लीन देन हाइड्रो पावर प्लांट्स, ठीक है। एनवायरमेंटल कंसिडरेशन ये डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्टेज में इफेक्ट द एनवायरनमेंट, मतलब जो यूरेनियम 235 और इनसे जो रेडियो एक्टिव गैसेज रिलीज़ होती है उनको हमें पानी के अंदर डिस्पोज करना पड़ता है, जो कि एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर सकती है, स्पेशली इफ़ इट इज़ बर्न अंडरग्राउंड अंडर वाटर कंटेनमेंटिंग में अक्कर, ठीक है। जब हम इसको वाटर के अंदर या ज़मीन के अंदर डिस्पोज करते हैं तो ये थोड़ा एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी लाइफ 40 to 60% होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर का कंपैरिजन कंप्लीट किया है। थैंक यू।